वेलकम टू सिविल सर्विसेज एंड लॉ। आज हम ईपीएफओ पॉलिटी टेस्ट सीरीज लगाने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। पहला कथन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, दूसरा कथन है राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा कथन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, चौथा कथन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका पहला कथन एक संवैधानिक निकाय है। 338 में ये प्रोविज़न दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक संस्था है जो एक एक्ट के तहत बना था। अल्पसंख्यक आयोग और मानवाधिकार आयोग भी इसी की तरह वैधानिक संस्थाएं हैं। तो इस प्रकार केवल एक इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई। तो इसका 2003 इसका आंसर होगा। और ये 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत इस प्रोविज़न को लाया गया था। इसमें संशोधन हुआ था 2003 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पहला कथन है 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसमें राइट टू एजुकेशन को 21 का मूल अधिकारों के तहत मौलिक दर्जा प्रदान करके 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को यह शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने का और संदेश भेजने का अधिकार है। अगला कथन है, राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है। इसके अगला कथन है, संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाने चाहिए। तो इसमें है कौन सा कथन सत्य है। तो राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए और मंत्रिपरिषद को संबोधित करने के लिए वो संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 86 में यह प्रावधान अधिसूचित है। राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य एक संवाद तंत्र की परिकल्पना स्थापित करता है। तो इसी के तहत कथन 2 भी सही हुआ। संघ के प्रशासन संबंधी मंत्री और ये भी संसूचित किया जाना चाहिए, ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार इसका डी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में निवारक निरोध के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, निरुद्ध व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित अधिकारों के सिवाय कोई अधिकार नहीं है। अगला कथन है, निरुद्ध व्यक्ति को निरोधादेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि जब निरोधादेश पारित किया गया था तो वह इससे पहले से ही जेल में था। अगला कथन है, निरुद्ध व्यक्ति इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है कि वह मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना ही 24 घंटों से अधिक कारागार में रह चुका है। तो पहले कथन पर विचार करते हैं। तो इसमें 22 अनुभाग 4 और 5 के अलावा यह प्रोविज़न पहले और दूसरे में है, अर्थात 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2 में ये प्रोविज़न है। तो इस प्रकार पहला कथन गलत हुआ। निरुद्ध व्यक्ति को निरोधादेश, अगर निरुद्ध व्यक्ति पहले से ही जेल में है तो वह इस निरोधादेश को चुनौती दे सकता है, वो चैलेंज कर सकता है किसी भी कोर्ट या उच्च न्यायालय में जाने के बाद। तो इस प्रकार सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। निरुद्ध व्यक्ति इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है कि वह मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना 24 घंटों से अधिक कारागार में रह चुका है। तो इस तरह का प्रोविज़न प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहे व्यक्ति के लिए नहीं होता। यह प्रोविज़न केवल उन व्यक्तियों के लिए होता है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार ये 22 अनुभाग 2 के तहत प्रोविज़न में नहीं आता। तो इस तरह इसका आंसर ए सही होगा, 1 और 2 ओनली। अगला क्वेश्चन है,
भाषाओं में से किस एक को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है? ए अंग्रेजी, सॉरी इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्रहित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य, तो हमें क्या देखना है कि निर्रहित नहीं होता है। पहला कथन है, जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया है उसे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है। अगला कथन है, जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया हो। इसके अगला कथन है, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान से प्रवृत्त रहता है, यानी अलग थलग रहता है। तो पहला कथन निर्रहित नहीं होना चाहिए। तो अगर राजनीतिक दल से निर्वाचित होके आया है और वो स्वैच्छिक रूप से उसकी सदस्यता छोड़ देता है तो वह निर्रहित हो जाता है, यानी कि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला कथन है, जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ है उससे निष्कासित, अगर वो निष्कासित कर दिया जाता है तो वह निर्रहित नहीं होता। तो इस प्रकार बी इसका आंसर हुआ। सी है, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होता है और राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी वह निर्रह यानी अयोग्य हो जाता है, अर्थात उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। राजनीतिक दल के द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान से प्रवृत्त रहता है तो भी वह सदस्यता समाप्त कर देता है, इस प्रकार निर्रह घोषित होता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। देन बी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो इसका है 8th अनुसूची, 370 अनुच्छेद, 6ठी अनुसूची, अनुच्छेद 250। तो 6ठी अनुसूची है जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की बात कही गई है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? समान नागरिक संहिता का आदर्श भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में उपवर्णित किया गया है। अगला कथन है, कुछ विषयों में भारत में उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत शक्तियां दी गई हैं। अगला कथन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत संविधान के अधीन 1950 में स्थापित किया गया है। तो जैसा कि संविधान में आर्टिकल 44 में यूसीसी उल्लेखित है, सही है पहला कथन। भारत में उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत शक्ति प्रदान की गई है, दूसरा कथन भी सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1950 में स्थापित किया गया था, तो इस प्रकार इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तीनों स्टेटमेंट सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, कैग पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक पद धारण करेगा और वह 65 साल की आयु पूरी कर लेने पर यदि ऐसे 6 साल की अवधि समाप्त होने से पहले हो पद रिक्त करेगा। अगला स्टेटमेंट है, कैग की शक्तियां भारत के संविधान से व्युत्पन्न होती है। अगला कथन है, कैग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके अगला कथन है, कैग को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा समावेदन किए जाने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। पहला कथन ठीक है क्योंकि कैग का कार्यकाल 6 या 65 साल जो भी पहले हो निश्चित किया गया है। दूसरा कथन, कैग की शक्तियां भारत के संविधान से व्युत्पन्न होती है। 148 से 151 तक इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तीसरा कथन, कैग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक बहुसदस्यीय निकाय है। तो ये गलत कथन है क्योंकि एक बहुसदस्यीय निकाय नहीं है। अगला कथन है, कैग को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर अगर ऐसा पाया जाता है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समान ही इसकी पदच्युति यानी कि रिमूवल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर 3 को छोड़कर ए होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला कथन है भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति होगी। दूसरा कथन है अध्यक्ष को अपने कार्यालय के कृत्यों का निर्वहन अपने पूरे कार्यकाल के दौरान स्वयं तय करना होता है और वह स्टेशन से अपनी अनुपस्थिति या अपनी बीमारी के दौरान अपने कृत्यों को उपाध्यक्ष को प्रायोजित नहीं कर सकता। तो इसमें कथन को सत्य बताना है हमें। तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं, लेकिन हटाने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष की लोकसभा के सदन के पास होती है, ना कि राष्ट्रपति के पास। दूसरा कथन है कि अगर अध्यक्ष किसी भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है या वह किसी अनुपस्थिति वो अपनी बीमारी के कारण वो उन कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है, तो वह उपाध्यक्ष को इसके कार्यों का ट्रांसफरेंस कर सकता है, उन्हें प्रत्यायोजित कर सकता है। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किससे संबंधित था? पहला कथन है उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार। दूसरा है भारतीय दंड संहिता और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। तीसरा है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकपाल तंत्र का सृजन करना। और इसका चौथा कथन है शहरी शासन और प्रबंध के नए उपाय निकालना। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग अंतर्राज्यीय संबंधों से रिलेटेड है और इसमें अंतर्राज्यीय एवं राज्यों के अंदर का प्रशासन सुधारने के लिए इस आयोग की अनेक अनुशंसाएं की गई थी। तो इस प्रकार इसका पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार प्रोहिबिट यानी प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है? तो पहला है न्यायिक और न्यायकल्प प्राधिकारियों के खिलाफ दिया गया आदेश। दूसरा है अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है कार्यवाही करने से रोकना। तीसरा कथन है किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को जिसके लिए वह हकदार नहीं है धारण करने से रोकना। तो इसके ऊपर के दोनों कथन सही हैं और तीसरा कथन जो है अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार अधिकारीय प्रतिषेध के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए? तो इसमें देखते हैं पहला है मोरारजी देसाई, दूसरा है विश्वनाथ प्रताप सिंह, तीसरा HD देवगौड़ा, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 2, 3 और 4। 15 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। राज्यसभा से 238 सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामले में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। तो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट 3 है वो गलत है, क्योंकि आर्टिकल 312 में राज्यसभा को स्पेशल पावर है मेकिंग प्रोविजन रिलेटेड टू IAS एंड IPS इनके सृजन में। तो इस प्रकार इसका ए ऑप्शन सही होगा।